ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि शिरडी में महामारी महामारी क्या, एक तरह से जैसे डेंगू टाइप का वायरल चलता है, वो फैल रहा है। बम्बई से भी, पूना से भी, नासिक से भी, सभी चारों तरफ के खबर आ रही हैं। इतने वहाँ बीमार पड़े, इतने वहाँ बीमार पड़े। यहाँ तक कि अंग्रेज सरकार ने शिरडी के बाहर कैंप भी लगा रखा है, लेकिन दवा का कोई खोज नहीं कि किस दवा से ठीक होगा। जर्नली बुखार की दवाई बांटी जा रही है, क्योंकि सीधा अटैक बुखार का होता है। बाबा द्वारकामाई छोड़कर पहुंच गए शिविर में, क्योंकि वहाँ डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं थी। केवल एक ही डॉक्टर था, ना कोई और सहायक था, इसलिए बाबा वहाँ पहुँच गए। बाईजामा से बोल कर गए, बाईजामा कोई भी मेरी मदद के लिए आए तो सीधे उसे, जो नई डॉक्टर सावित्री नाम था, अपॉइंट हुई थी महिला डॉक्टर शिरडी के दवाखाने में, सरकारी दवाखाने में, उसके पास भेज दें। कुलकर्णी नहीं चाहता कि वो डॉक्टर वहाँ रहे, इसलिए वो गांव वालों को प्रतिदिन भड़का रहा है। यहाँ तक कि दवाखाने पर पहुंचकर मरीजों को भी भगा दिया। यहाँ तक कि धमकी दे दी कि अगर कोई महिला डॉक्टर से इलाज कराने के लिए आया तो उसका हुक्का पानी बंद हो जाएगा। उधर बाबा गांव से बाहर शिविर लगा हुआ है अंग्रेज सरकार द्वारा, वहाँ एक ही डॉक्टर मौजूद है, वहाँ मदद कर रहे हैं। खैर, डॉक्टर लोग और भी आ गए, सहायक भी आ गए। तो जो डॉक्टर था वो कहने लगा बाबा से कि मैं आपको जानता तो नहीं बाबा, लेकिन आपने जो हमारी मदद की है उसका मैं ताउम्र शुक्रगुजार रहूँगा कि आपने एक दैवीय शक्ति बनकर आकर मेरी मदद की या मरीजों की मदद की। यह आभार प्रकट करना तो एक तरह से आपका अपमान करने जैसा होगा। मैं ता जिंदगी आपका आभार नहीं चुका पाऊँगा। खैर, बाबा वहाँ से विदाई लेकर वापस शिरडी आ गए। शिरडी आ गए, बाबा को चढ़ गया बुखार। बाबा को बुखार क्या चढ़ना था, ये भी बाबा की एक लीला थी। बाबा को बुखार चढ़ गया। बाईजामा पर सुबह सुबह सभी लोग पहुँचे। जैसे द्वारका में ही हमेशा जाते थे, देखा साईं सो रहे हैं झूले पे अपने। ये साईं अभी तक सो रहे हैं? साईं तो सबके सोने से, उठने से पहले ही उठ जाते हैं। देखा तो बाबा को बहुत तेज बुखार। बाईजामा कहने लगी, अरे बैलगाड़ी लेके आओ जल्दी से, साईं को सागोरी गांव लेकर चलेंगे वैद्य जी के पास, क्योंकि कुल केशव भी मौजूद था। केशव कहने लगा, क्योंकि कुलकर्णी सरकार तो साईं का इलाज करने से रहे। बाबा कहने लगे, किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे डॉक्टर सावित्री के पास ले चलो। साईं वो आपका इलाज कर पाएगी। बाबा ने कहा, मुझे उस पर पूरा विश्वास है, मुझे उसके पास ले चलो। कि ठीक है साईं, बैलगाड़ी में बैठकर, बैलगाड़ी में नहीं, पैदल। अब बाबा के साथ पैदल पैदल बाईजामा, केशव, तात्या पीछे पीछे, यहाँ तक कि पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो गया। पहुंच गए जी बाबा सावित्री के पास इलाज के लिए। सावित्री ने इलाज किया, दवाई दी, आश्वासन दे दिया कि अभी थोड़ी देर में बुखार उतर जाएगा। खैर, बाबा का बुखार उतर भी गया और बाबा वापस द्वारकामाई आ गए। सभी गांव वालों को ये हो गया कि हाँ भाई, सावित्री डॉक्टर, लेडी डॉक्टर इलाज कर सकती है। जिसने साईं का इलाज किया वो सबका इलाज कर सकती है। अब तो कुलकर्णी के पेट में और दर्द होना था। उसने, जो उसका दवाखाने में पार्टनर था जनार्दन सेठ, उसके साथ मिलके डॉक्टर को शिरडी से बाहर भगाने की ठान ली। किराए के गुंडे बुलाए,
किराए के गुंडे बुलाकर उनसे कहा कि प्यार से माने ठीक है, नहीं तो बल प्रयोग करके भी उसे भगाना है तुम्हें। खैर जी, गुंडे पहुंच गए, रात का टाइम था, गुंडे पहुंच गए। माँ बेटी दोनों रहती थी, दोनों को धमकी दी कि अभी सामान बांधो और सुबेरा होने से पहले पहले शिरडी छोड़ दो, बैलगाड़ी खड़ी है, बैलगाड़ी में बैठो, नगर तक तुम्हें छोड़ देगी। बेचारी डर के मारे डरी हुई बाबा पहुंचे। हौसला बंधाया डॉक्टर सावित्री का, क्या डर के भाग जाओगी, तुम्हें डरना शोभा देता है, याद करो कॉलेज का टाइम जब तुम्हें लड़के लोग डराया करते थे। उसने बेचारी ने, डॉक्टर ने, लेडी डॉक्टर अकेली ही बनी थी उस जमाने में, उसे अपने याद आया कॉलेज टाइम के लड़के कैसे उसे परेशान करते थे, हमारी बराबरी करेगी, डॉक्टर बनेगी, इस तरह से। कभी कभी तो उसको इतना सताते थे कि उसको एक बार तो बांध भी दिया था कि अब बता परीक्षा ही नहीं देगी तो डॉक्टर कैसे बनेगी। तब उसने जैसे तैसे परीक्षा रूम में अपने पहुंची थी। खैर बाबा पहुंचे, उसके बाद बाबा उसको ज्ञान बांटकर अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि बाबा तो द्वारका माई में थे, वो तो अपना दूसरा रूप लेकर पहुंचे थे। अब उनने चारों तरफ देखा, साईं नहीं है। उसको हिम्मत सी आई, उन्होंने कहा अच्छा साईं आए थे मुझे चेताने के लिए। उसने चूल्हे में से एक मट्टी के पात्र में आग रखी और दरवाज़ा खोल दिया। गुंडे खड़े थे बाहर, लाठी दिए हुए। उन्होंने कहा मेरे पास तक कोई भी आया, इस आग के अंगारे मुंह पे फेंक दूंगी। गुंडे डर के भाग गए। असल में जनार्दन सेठ जो कुलकर्णी का पार्टनर था, उसकी बेटे की बहू, वो गर्भवती थी। उसने बात सुन ली थी कुलकर्णी की और अपने ससुर की, कैसे ऐसे लेडी डॉक्टर को ये लोग मारने पीटने जा रहे हैं। तो वो उसे चेताने के लिए अपनी गर्भावस्था के दौरान उसको भागी भी आई थी, लेकिन बेचारी हालत खराब होने के कारण डॉक्टर सावित्री के पास तक ना पहुंच के रास्ते में ही बेहोश होकर पेड़ के नीचे बैठ गई। तो बाबा ने उसको कहा कि जाओ और जाकर उसकी मदद करो, वो तुम्हारी मदद करने आ रही थी, लेकिन वो तुम्हारे पास तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन अब तुम उसकी मदद करो। खैर जी, सावित्री जो थी डॉक्टर, वो पहुंच गई उस जंगल में। रात का टाइम था, अंधेरे में ढूंढते ढांढते पहुंच गई जहां वो उसकी जनार्दन सेठ की बहू बेहोश पड़ी थी। उसको दवाई वगैरह खिलाई, दवाई खिलाने साथ ले गई थी अपने दवाखाने से, बांध के अपने पल्ले में। और जब दवाई खिलाने चली, उसे याद आया, अरे मैं पानी तो लाई नहीं। इतने में बाबा वहाँ प्रकट हुए। बाबा ने कहा पानी ये रहा। खैर उसे दवाई खिलाई, होश में आ गई वो कि अब हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने चलेंगे। वो बेचारी जनार्दन सेठ की बहू जो मदद करने के लिए आई थी, वो कहने लगी ये वहाँ जाएंगे तो मेरा ससुर क्या कहेगा और उल्टी खरी खोटी ने सुनाएगा। खैर जी, बाबा ने उसे संतावना दी कि चिंता मत कर, लेकिन तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे, घर तक छोड़ के आएंगे। खैर बाबा और डॉक्टर सावित्री दोनों जने उसे घर तक पहुंचाने गए। घर पर वही हुआ, जनार्दन सेठ ने कहा तुम मेरी बहू से, मेरे बच्चों से दूर रहोगे, ना मुझे तुम्हारे उपदेश की जरूरत, ना मुझे इस डॉक्टरनी के इलाज की जरूरत, इसलिए हमसे दूर ही रहो। खैर जी, दोनों जने लौट आए। अगले दिन जो था, कुलकर्णी सरकार ने नया गेम खेला। बेसिक शिक्षा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय से किसी क्लर्क को पकड़ा और अधिकारी बना के पेश कर दिया। काय के लिए? निरीक्षण के लिए। बाबा इस चीज़ को जानते थे। एडवांस में बाबा ने पहुंचे, सपने में चांदोलकर जी के। चांदोलकर जी को सारा वाक्य सुनाया। चांदोलकर जी अगले दिन चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय से उनके अध्यक्ष को ही उठा के ले आए शिरडी। अब यहाँ ड्रामा चल रहा था। कुलकर्णी का खरीदा हुआ चिकित्सा अधिकारी ने सस्पेंड कर दिया जी डॉक्टरनी को आके कि जी तुम्हारे यहाँ एक भी मरीज नहीं है,
तुम्हारा दवाखाना में कोई भी आज तक इलाज नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। कुलकर्णी सरकार का तो खरीदा हुआ था, इसलिए कुलकर्णी सरकार भी हाँ में हाँ मिलाने के लिए आ गए। इतनी ये वार्तालाप चल ही रहा था, लेकिन मरीजों की लाइन लग रही थी। क्यों लग रही थी? क्योंकि बाबा का इलाज किया था उसने, इसलिए उन्हें गांव वालों को भरोसा हो गया महिला डॉक्टर पर कि नहीं भाई काबिल डॉक्टर है और इलाज सही करती। वो इलाज तो हुआ नहीं, उसे उल्टा बेचारे को सस्पेंड कर दिया। वो कहने लगी डॉक्टर कि ठीक है मैं जा रही हूँ, आपने सस्पेंड कर दिया, मैं जा रही हूँ, लेकिन यहाँ गांव वालों को इलाज की सख्त जरूरत है। देख नहीं रहे हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, जब तक दूसरा डॉक्टर यहाँ बुला दो, और मैं जा रही हूँ। भला उसकी कौन सुनने वाला? कुलकर्णी और अपनी बदमाशी में आ गए लठेतों को लेके। बाबा जाके आगे खड़े हो गए। बाबा कहने लगे सही तो कह रही है, डॉक्टर की जरूरत है, डॉक्टर को बुलाओ। इतने में नाना साहब चांदोलकर चिकित्सा अधिकारी को लेकर पहुंच गए। चिकित्सा अधिकारी ने उसकी क्लास ले ली, जो अधिकारी बन के आया हुआ था, कि भाई तुम किसकी परमिशन से यहाँ का इंस्पेक्शन करने के लिए आए हो? तो परमिशन अगर दूंगा तो मैं दूंगा ना, तो तुम किसकी परमिशन से यहाँ पर आए हो? अब उसकी सिट्टी बिट्टी घूम के करे तो क्या करे। उन्होंने कहा पहली चीज तो हमने किसी को इंस्पेक्शन के लिए नहीं भेजा, दूसरी चीज यहाँ की भीड़ देखते हुए हमें पता महसूस हो रहा है कि डॉक्टर सावित्री बहुत सही कदम उठाया, वरना गांव वालों को अंग्रेजी दवाखाने की प्रति रुझान बढ़ाने के लिए महीनों लग जाते हैं। लेकिन यहाँ की भीड़ देखते हुए अभी कुल 12 दिन हुए हैं दवाखाने पर इन्हें आए हुए, तो हमें तो दिखाई दे रहा है कि बहुत तरक्की कर रही हैं, जबकि हम तो 1 महीने का समय देते हैं कि भाई कम से कम 1 महीने का समय तो चाहिए होता है कि गांव वालों को अंग्रेजी दवाइयों के प्रति विश्वास दिलाने के लिए। तो दोस्तों, फिलहाल कुलकर्णी सरकार को ईंट का जवाब पत्थर से मिल गया और डॉक्टर सावित्री की नौकरी भी बची रह गई। आगे क्या हुआ अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।